नमस्कार। टैक्स की दुनिया में ना बहुत सी बातें हैं, पर आज हम एक बहुत ही बुनियादी चीज पर बात करेंगे, हाँ। जिसके बिना शायद टैक्स का हिसाब किताब मुमकिन ही नहीं है। कर वर्ष या टैक्स ईयर। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, द इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ द टैक्स ईयर, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 का भी जिक्र है। अच्छा। तो आज का मिशन क्या है? ये समझना कि भाई जो लोग टैक्स सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये कर वर्ष का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है। तो खोलते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ये कर वर्ष आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। पूरे 12 महीने। अच्छा, जैसे स्कूल का सेशन होता है अप्रैल से मार्च, कुछ वैसा ही? हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। लेकिन इसमें एक पेज है। क्या? अगर मान लीजिए कोई नया बिजनेस शुरू हुआ या कमाई का कोई नया जरिया साल के बीच में शुरू हुआ, तो उसका पहला कर वर्ष उस शुरू होने की तारीख से गिना जाएगा। और वो चलेगा 31 मार्च तक? हाँ, उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक। पहला साल छोटा हो सकता है। ओके। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये इतना फंडामेंटल क्यों है, इतना मौलिक क्यों है। हाँ, क्यों? असल में जो सरकार इनकम टैक्स लगाती है ना, हाँ। वो हमेशा किसी एक खास कर वर्ष की कमाई पर ही लगाती है और उस साल के लिए जो टैक्स रेट तय होते हैं उसी हिसाब से। अच्छा, मतलब हर साल के रेट अलग हो सकते हैं और वो उसी साल की कमाई पर लगेंगे। बिल्कुल। और सिर्फ टैक्स रेट ही नहीं, आपकी जो कुल आमदनी है, टोटल इनकम, उसका हिसाब भी उसी कर वर्ष में हुई कमाई के आधार पर होता है। चाहे वो पैसा भारत में कमाया हो या बाहर। हाँ, चाहे भारत में हो या कुछ शर्तों के तहत भारत के बाहर भी। ये उस 12 महीने की अवधि का हिसाब रखने का मतलब एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, यहीं पर ये एक और दिलचस्प चीज दिमाग में आ रही है, निवास स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या वो भी हर कर वर्ष के लिए अलग से तय होती है? सही पकड़ा, बिल्कुल। हर कर वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की निवास स्थिति अलग से निर्धारित की जाती है। मतलब कोई एक साल निवासी हो सकता है और अगले साल अनिवासी? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मोटे तौर पर एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कर वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा है तो वो उस साल के लिए निवासी यानी रेजिडेंट माना जाता है। 182 दिन यानी लगभग 6 महीने। हाँ, और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे एक 60 दिन वाली शर्त भी है जो पिछले 4 सालों में भारत में रहने के दिनों पर निर्भर करती है। लेकिन मूल बात यह है कि हर साल स्थिति का आंकलन अलग से होता है। ये निवासी या निवासी वाली शर्तें थोड़ी उलझाऊ लग सकती हैं, खासकर जो अभी सीख रहे हैं उनके लिए। हाँ, थोड़ी पेचीदा हो सकती हैं। इसीलिए तो कर वर्ष को समझना पहला कदम है, क्योंकि इसी कर वर्ष के आधार पर जो निवास स्थिति तय होती है ना, हाँ, उसका सीधा असर पड़ता है कि आपकी कौन सी कमाई पर टैक्स लगेगा और कौन सी पर नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए श्री शर्मा है। ठीक है। और मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 वाले कर वर्ष में श्री शर्मा भारत में निवासी हैं, यानी रेजिडेंट हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उस एक साल में उन्होंने दुनिया में कहीं भी जो भी कमाया, उस सारी कमाई पर उन्हें भारत में टैक्स देना पड़ सकता है। बिल्कुल सही। उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी भारत में। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा बदलाव देखिए। मान लीजिए उसी कर वर्ष में श्री शर्मा सामान्य रूप से निवासी नहीं माने जाते हैं, यानी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? शायद इसलिए कि वो पिछले 10 सालों में से मान लीजिए 9 साल भारत से बाहर रहे हों। ऐसी कुछ शर्तें होती हैं। तो अब स्थिति बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? अब उनकी जो भारत के बाहर कमाई हुई है उस पर टैक्स सिर्फ तभी लगेगा अगर वो कमाई भारत से चलाए जा रहे किसी बिजनेस से आई हो या भारत में सेटअप किसी प्रोफेशन से। ओह, मतलब बात की विदेशी कमाई, जैसे शायद विदेश में किसी प्रॉपर्टी से किराया आया या ब्याज मिला, उस पे शायद टैक्स ना लगे। हाँ, उस पर शायद भारत में टैक्स ना लगे। तो देखिए, एक ही कर वर्ष है, लेकिन निवास स्थिति बदलते ही टैक्स लगने वाली आय का दायरा कितना बदल गया। इसीलिए ये कर वर्ष इतना महत्वपूर्ण है। समझ गई, ये वाकई काफी अहम है। तो ये सिर्फ कमाई और निवास तक ही सीमित नहीं है, मतलब टैक्स में और भी बहुत सी चीजें होंगी जो इस कर वर्ष से जुड़ी होंगी। हाँ, बहुत सी चीजें। आप सोचिए, टैक्स में जो कटौतियां मिलती हैं, डिडक्शंस या भत्ते, अलाउंस, जैसे आपकी सैलरी से होने वाली कमाई की गणना या प्रोविडेंट फंड में जो आप पैसा डालते हैं उस पर मिलने वाली छूट, ये सब किसी खास कर वर्ष से जुड़े होते हैं। और वो जो बिजनेस में लोग मशीनरी वगैरह पर छूट लेते हैं, डेप्रिसिएशन। हाँ, बिल्कुल। मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन।
संपत्ति की कीमत में जो कमी आती है समय के साथ, उस पर टैक्स छूट वो भी उसी कर वर्ष के हिसाब से मिलती है जिसमें वो संपत्ति इस्तेमाल हुई हो। अच्छा। इसी तरह मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन लिया है या होम लोन है, उस पर जो आप ब्याज चुकाते हैं, हाँ, उस पे छूट मिलती है। वो छूट भी उसी कर वर्ष के लिए मिलती है जिसमें आपने ब्याज चुकाया है। और दान, डोनेशन पर मिलने वाली टैक्स राहत, वो भी भुगतान वाले कर वर्ष से जुड़ी है। और मान लीजिए भगवान ना करे कभी बिजनेस में घाटा हो जाए तो उसका क्या? अच्छा सवाल है। तो उस घाटे को उसी कर वर्ष की दूसरी कमाई से एडजस्ट करने की प्रक्रिया होती है, जिसे कहते हैं लॉस सेट ऑफ। या फिर अगर उस साल पूरी तरह एडजस्ट ना हो पाए तो घाटे को अगले कुछ कर वर्षों में ले जाकर मुनाफे से घटाने की सुविधा होती है, उसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। ये सब भी कर वर्ष के नियमों पर ही आधारित है। बाप रे, मतलब टैक्स रिटर्न भरना, फिर टैक्स डिपार्टमेंट का असेसमेंट करना, ये सब भी? बिल्कुल बिल्कुल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीखें होती हैं, वो भी कर वर्ष के हिसाब से तय होती हैं। और टैक्स विभाग जो आपकी आय का मूल्यांकन करता है, असेसमेंट, या कभी-कभी पुराने सालों का फिर से मूल्यांकन करता है, रीअसेसमेंट, वो भी किसी खास कर वर्ष के संदर्भ में ही होता है। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ खास तरह की टैक्स स्कीम्स हैं, जैसे शिपिंग कंपनियों के लिए एक टन भार टैक्स योजना होती है, उसमें भी जो फायदे और छूट वगैरह मिलते हैं वो सब कर वर्ष के आधार पर ही परिभाषित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कर वर्ष एक तरह से टैक्स सिस्टम का कैलेंडर है, एक टाइम फ्रेम है। इसके बिना न तो आप सही से आय पता कर सकते, न सही टैक्स लगा सकते, न ही छूट वगैरह का दावा कर सकते। एकदम सही। तो जो लोग टैक्स की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए इसे समझना तो मतलब वाकई बेसिक और बेहद जरूरी है। संक्षेप में कहें तो ये वो ढांचा है जो पूरे आयकर सिस्टम को एक व्यवस्था देता है, एक अनुशासन देता है। बिना स्पष्ट रूप से परिभाषित कर वर्षों के आप सोचिए, आय का सालाना मूल्यांकन, टैक्स रेट लगाना, कटौतियां देना, ये सब कितना अव्यवहारिक और असंगत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और यहीं पर एक विचारणीय बात सामने आती है। क्या? देखिए, हम जानते हैं कि लोगों के जो बिजनेसेस होते हैं या दूसरी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, वो अक्सर कैलेंडर वर्ष के हिसाब से चलती हैं, जनवरी से दिसंबर या कोई और पीरियड भी हो सकता है। हाँ, ये तो है। ऐसे में ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला एक तरह से कहें तो सख्त वित्तीय कर वर्ष का ढांचा है, क्या ये कभी-कभी लोगों और बिजनेसेस के लिए अपनी आय और खर्चों को मिलाने में, मतलब ट्रैक करने में कुछ मुश्किलें पैदा करता है? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये हमें एक तरह से मजबूर करता है कि हम और ज्यादा सावधानी से और ज्यादा प्लानिंग करके अपने फाइनेंशियल मामले मैनेज करें? इस पर सोचा जा सकता है। दोस्तों, अब सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है, इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।